Hello, students. Today we'll start a new topic of the same chapter which we were doing before, land resources and agriculture. The book is India, People and Economy. So, the topic is agricultural development in India. So, we'll start this. Before that, we need to know that what is the condition, what is the development that has happened in India in terms of agriculture. So, Indian agriculture economy was largely subsistence in nature before independence. So, what is the meaning of subsistence here? That the agriculture activities that the people were doing were only for their own consumption, not for any selling purpose. Okay, it was not like they were going to sell in the market. It was for their own and their family. It has dismal performance in the first half of the 20th century. When we look at the around 1900 till 1950, we find that there is a minimal development of agriculture which was going on. This period witnessed severe droughts and famine. बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने की वजह से हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम में लोगों को ड्राउट्स यानी कि सूखा, फेमाइन यानी कि कमी हो जाना, सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा. ड्यूरिंग पार्टीशन अबाउट वन थर्ड ऑफ द इरिगेटेड लैंड इज अनडिवाइडेड इंडिया वेंट टू पाकिस्तान. जब पार्टीशन हुआ 1947 में, तो उस टाइम पीरियड पे ज़्यादा से ज़्यादा जो इरिगेटेड लैंड था, जो अच्छा क्वालिटी था, वो क्या हो गया, पाकिस्तान की तरफ चला गया. ठीक है, आफ्टर पार्टीशन. सो ये फर्दर उसको ऐड कर दिया, जिससे एग्रीकल्चर का परफॉर्मेंस इंडिया में कम हो गया. दिस रिड्यूस द प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया. ऑलरेडी कम था इंडिया में इरीगेटेड लैंड. लैंड तो बहुत सारा है, बट इरीगेटेड मीन्स द लैंड विच इज़ फिट फॉर एग्रीकल्चर, ये हमारे पास कम रह गया था. इंडिपेंडेंस के बाद हमारा इमीडिएट जो गोल था, यानी गवर्नमेंट का जो गोल था, वो ये था कि फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है. कैसे बढ़ाना है? कैश क्रॉप से स्विच करके फूड क्रॉप्स में, क्योंकि पहले तो जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती थी वो ब्रिटिश पीपल जो परफॉर्म करते थे या हमारे इंडियन पीपल से करवाते थे, दे वर मोस्टली रिलेटेड टू कैश क्रॉप्स. नाउ फूड क्रॉप्स जो कि बेसिक नीड थी जनरल पीपल की, उस पर फोकस करना ज़रूरी था. इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग ओवर ऑलरेडी कल्टिवेटेड लैंड, यानी कि जो कल्टिवेटेड लैंड पहले से अवेलेबल है उस पर क्या करना और काम करना, जिससे कि कल्टीवेशन या क्रॉप्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो पाए. और तीसरी जो उन्होंने जो गोल है वो सेट किया, इंक्रीजिंग कल्टीवेटेड एरिया बाय ब्रिंगिंग कल्टीवेबल एंड फैलो लैंड अंडर प्लो. सो ये तीसरा जो चीज़ था कि ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेटेड एरिया जिसको हम कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए, वो क्या करना है, कल्टीवेटेड लैंड के अंदर लेकर के आना है, जिससे कि वो जहाँ पे जो लैंड एरिया है वहाँ पे अच्छे से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की जा सके. मतलब कोई भी लैंड एरिया है अगर वो खाली छूटा हुआ है, वो फैलो है, तो उसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है एग्रीकल्चरल लैंड में. ठीक है. नाउ इनिशियली दिस स्ट्रैटेजी हेल्प इन इंक्रीजिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन. स्टार्टिंग में ये एक्चुअली में बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प किया हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को. बट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज स्टैग्नेटेड ड्यूरिंग लेट 1950s. 1950s के आते आते जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बिल्कुल थम गया, फिक्स्ड हो गया, स्टैगनेंट हो गया. टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, IADP ये सब प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया. इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें लॉन्च की गई ताकि इंडिया का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो सके. बट टू कंसिक्यूटिव ड्रॉट्स ड्यूरिंग 1960s में एक ड्रॉट आया, जिसमें कि कंट्री में फूड क्राइसिस की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ गई. कॉन्सिक्वेंटली फूड ग्रेन्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज. दूसरे कंट्रीज से क्या होने लगा, इम्पोर्ट होने लगा फूड ग्रेन्स. ठीक है. न्यू सीड्स जो थे, जो वैरायटी ऑफ सीड्स थे, दैट इज मैक्सिको एंड राइस फिलीपींस, नोन एज HYV सीड. तो HYV सीड्स हमें पता है ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे जिसको बोला जाता है कि वी कैन से द मेन थिंग विच इंट्रोड्यूस्ड इन ग्रीन रेवोल्यूशन इज HYV ओनली. तो ये 1960 से अवेलेबल होना शुरू हो गया. इंडिया ने इसका बहुत अच्छे से एडवांटेज लिया ये सारी सीड्स का, और उन्होंने टेक्नोलॉजी के मदद से और HYV के साथ और केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हुए एग्रीकल्चर का प्रोसेस आगे बढ़ाया. मेनली जो ये स्टेट्स जो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुए, दे आर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात. ठीक है. अश्योर्ड सप्लाई ऑफ सॉइल मॉइस्चर थ्रू इरिगेशन वाज अ बेसिक प्रीरिक्विजिट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी. तो इसका मेन मकसद जो था, ये जो नया सक्सेस निकल करके आ रहा था, इसका जो बिल्कुल जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो थी सॉइल मॉइस्चर इरिगेशन के थ्रू लेकर आना, प्लस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाना. ये जो स्ट्रैटेजी है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, ये धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ गई, और इसके वजह से फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है हमारे इंडिया में फास्ट रेट में बढ़ना शुरू हो गया. अब यही सारी चीज़ें जो अभी हमने जाना कि 1960s के टाइम पीरियड पे जो भी चीज़ें हुई हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को लेकर के, वो और कुछ नहीं था बल्कि क्या था, एग्रीकल्चर ग्रोथ था, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन. ठीक है. नाउ दिस ऑल्सो गे फिलिप टू द डेवलपमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एग्रो इनपुट्स, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अब एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. जैसे जैसे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है उसके आगे जो जुड़े हुए सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी हैं. फॉर एग्जाम्पल कि अगर वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो वीट को
फ्लावर में, व्हीट फ्लावर में कन्वर्ट करने के लिए जो एग्रो मशीन्स हैं, एग्रो फैक्ट्रीज़ हैं, वो सारी चीज़ें भी क्या होने लगी, बेनिफिट में आने लगी। जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो अदर एक्टिविटीज़ और जो सेक्टर है उसको भी बूस्ट मिल गया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर शुगर केन का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो शुगर केन से जो शुगर, मोलासेस, ये सारी चीज़ें जो बन रहे थे, वो सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी ग्रो करना शुरू कर दिए। ये जो स्ट्रैटेजी था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, इसने कंट्री को सेल्फ रिलायंट बना दिया, ठीक है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन के मामले में उसे किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ा। ग्रीन रेवोल्यूशन जो था पहले इरिगेटेड एरियाज़ में ही कन्फाइंड था कि जितना भी इरिगेटेड एरिया है उसी में काम करेंगे। लेकिन धीरे-धीरे क्या हो गया, 1970s के अकॉर्डिंग हमने देखा उस टाइम पीरियड पे कि टेक्नोलॉजी जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में भी क्या हो गया, फैल गया। प्लानिंग कमीशन पहले प्लानिंग कमीशन होता था, जैसे नीति आयोग है आजकल के टाइम पे, वैसे प्लानिंग कमीशन उस टाइम पीरियड पे होता था। तो वहाँ उस टाइम का ये फ़ोकस था प्लानिंग कमीशन में कि हमें एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम को ही क्या करना है, खत्म करना है, ठीक है। उसी पे अटेंशन ज़्यादा दिया गया 1980s में। It initiated agroclimatic planning in 1988 to induce regional balanced agricultural development in the country. वो एग्रोक्लाइमेटिक प्लानिंग मतलब क्लाइमेट को देख करके हमें एग्रीकल्चर की प्लानिंग करनी है, वो 1988 के दौरान जो है वो कंट्री में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को लेके किया गया। इट ऑल्सो emphasized ऑन द नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड हार्नेसिंग ऑफ रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेयरी फार्मिंग। अब ये सारी चीज़ें तो हो ही रही थी, प्लस जो एंसिलरी जो सपोर्टिव जो अदर एक्टिविटीज़ थी, जैसे डेयरी फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री हो गया, ये भी सारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ही आते हैं। हॉर्टिकल्चर हो गया मतलब प्लांटिंग ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें, लाइव स्टॉक रेयरिंग, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनका यूज़ करना, एक्वा कल्चर जैसे पिशी कल्चर, फिशरी वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें भी क्या हो गई, इनिशिएट होना शुरू कर हो गए हमारे इंडिया में। इनिशिएशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी 1990s के दौरान जो एक बूम जो बोलते हैं हमारी इकोनॉमी को मिला, वो एलपीजी जो है उसी के अकॉर्डिंगली जो इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, जिसका हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो उस वजह से हमारे मार्केट जो हमारे इंडिया का जो इकोनॉमी है उसको काफ़ी बूस्ट मिला, ठीक है। इस वजह से इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो भी आगे बढ़ना शुरू हो गया। अब इसमें एक बॉक्स जो दिया हुआ है इसे पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि दे कैन कम इट कैन कम इन योर एमसीक्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल इट कैन कम एज राइट अ शॉर्ट नोट और एमसीक्यू, ठीक है। of the full form. National Mission for Sustainable Agriculture is to make agriculture more productive, sustainable, remunerative, and climate resilient by promoting location specific, integrated, or composite farming systems and to conserve natural resources through appropriate soil and moisture conservation measures. तो इसका मतलब ही क्या है, नेशनल मिशन एक मिशन जो है वो चलाया गया, वो गवर्नमेंट के ही द्वारा चलाया गया था और इसका सिंपल मतलब यही था कि कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ अगर हमारी कंट्री में हो रही हैं तो वो क्लाइमेट को ध्यान में रख करके, लोकेशन को ध्यान में रख करके, वो फार्मिंग का टेक्निक क्या है या फिर हम कैसे नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं एग्रीकल्चर के साथ साथ सॉयल मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट जो है इसको इस मिशन के अंदर ध्यान में रखा गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने प्रमोट किया ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग होती है जो कि बिना किसी टेक्नोलॉजी के मीन्स इसमें कोई भी केमिकल या फिर पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करके, बल्कि हम नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है एक किसी क्रॉप का या किसी फूड आइटम का, तो उसको यूज़ करना वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आता है। दैट इज़ नेचुरल फर्टिलाइजर फॉर द क्रॉप। ये इसके आगे जो स्कीम जो है इसके लिए चलाई गई वो थी परंपरागत कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना। इसे आपको याद रखना है कि अगर कोई पूछ लिया कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडर में कौन से स्कीम या मिशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया, सो यू कैन राइट दीज टू एग्जाम्पल PKVY और RKVY, अंडरलाइन दीज थिंग। नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में कैसे हुआ, ठीक है। ये हम ऑलमोस्ट अराउंड 50 ईयर से ये चलता आ रहा है। प्रोडक्शन एंड यील्ड ऑफ मेनी क्रॉप्स सच एज राइस एंड व्हीट हैज इंक्रीज एट एन इंप्रेसिव रेट। जैसे ही ये सारी चीज़ों का इंट्रोड्यूस हुआ, इतनी सारी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑल दीज थिंग, व्हीट एंड राइस का जो कल्टिवेशन है, प्रोडक्शन है, वो काफ़ी तेजी से बढ़ता गया विद एन इंप्रेसिव रेट, ओके। अदर क्रॉप्स जो हैं द प्रोडक्शन ऑफ जैसे शुगर केन हो गया, ऑयल सीड हो गया, कॉटन हो गया, इसको ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट किया ये सारे क्रॉप्स ने। एक्सपेंशन ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़ क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से आ ही गए थे, इंट्रोड्यूस हो ही गए थे, तो इसने भी एग्रीकल्चर आउटपुट में बहुत ज़्यादा हेल्प की। इट प्रोवाइडेड बेसिस फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन हुआ, जैसे SYV सीड्स हो गए, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड हो गए, मशीन्स हो गए, ये सारी चीज़ें भी क्या हुई इसमें उनको हेल्प की। द नेट इरीगेटेड एरिया इन द कंट्री हैज़ ऑल्सो इंक्रीज। तो नेट इरीगेटेड एरिया, जितना इरीगेटेड एरिया ऑलरेडी था उसमें और ज़्यादा एडिशन हो गया और वो भी इंक्रीजिंग अमाउंट में। मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हैज़ डिफ्यूज्ड वेरी फास्ट इन वेरियस एरियाज ऑफ द कंट्री। बहुत सारी जगहों में केवल पंजाब, हरियाणा और यूपी को छोड़ दे बाकी सारे रीजन में भी मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ को
इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया गया। कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर जो है 15 गुना जो है वो बढ़ चुका था, अगर हम कंपेयर करें 1960 से अभी तक, ठीक है। Since the high yielding varieties are highly susceptible to pests and diseases, the use of pesticide has increased significantly since 1960s। जो HYV सीड्स, हाई yielding वैरायटी वाली सीड्स से नो डाउट उसमें प्रोडक्शन तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता था, बट जो पेस्ट हो गए या अदर अनवांटेड इंसेक्ट्स वगैरह जो हो गए वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे इसमें, तो उस वजह से उनको हटाने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया गया, ठीक है। नाउ सो दिस वाज द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। नाउ फार्मर्स पोर्टल ऑफ इंडिया, ये एक पोर्टल है, एक प्लेटफॉर्म है फार्मर्स के लिए बनाया गया है, जिसमें फार्मर्स को कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्रीकल्चर के लिए तो वो इससे ले सकते हैं। इस नाम को याद रखना है, फार्मर्स पोर्टल ऑफ इंडिया, ठीक है। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अगर लेना है कि फार्मर ने जो क्रॉप का इंश्योरेंस कराया है, एग्रीकल्चर को कहाँ स्टोर करना है, क्रॉप्स को कहाँ स्टोर करना है, कोई अदर एक्टिविटीज़ अगर हो रही है अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग, अगर हॉर्टिकल्चर या पोल्ट्री ये लाइफ स्टॉक फार्मिंग हो रहा है तो कैसे करना है, सीड्स का कोई इन्फॉर्मेशन, पेस्टिसाइड, ये सारी जितने भी चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें फार्मर्स पोर्टल ऑफ इंडिया में दिया हुआ है, ठीक है। फार्मर्स जैसे कोई अगर किसी भी चीज़ की स्टडी करनी है, दे कैन रिफर टू दिस पोर्टल, दे विल गेट एवरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट, ठीक है। ब्लॉक लेवल्स जो है वो डिटेल्स जो है प्रोवाइड करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी से रिलेटेड, स्टोरेज से रिलेटेड, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी वो प्रोवाइड कराते हैं, और काफ़ी इंटरेक्टिव वे में, जिससे ईजिली किसी को भी समझ में आ जाए। ये फ्रेंडली है, हैंडबुक है, यूज़र फ्रेंडली जिसको बोलते हैं, ईजिली हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब नेक्स्ट चीज़, यानी कि जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। हमने बहुत सारी चीज़ें तो पॉजिटिव पढ़ी कि ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ये सारी जितने भी न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर की, उस वजह से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ गया। उसके साथ साथ हमने आउटपुट और टेक्नोलॉजी के मदद से एग्रीकल्चर जो ग्रोथ है उसको भी आगे बढ़ावा दिया, और बहुत सारे स्कीम्स और जो योजना वगैरह है उसको भी इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा भी जो प्रॉब्लम्स हमारे इंडियन एग्रीकल्चर को फेस करना पड़ा वो नेग्लिजिबल नहीं है, सो वी हैव टू रीड दैट। प्रॉब्लम्स क्या है देखो, दे आर फेस्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर वेरीज अकॉर्डिंग टू एग्रो इकोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ इट्स डिफरेंट रीजन। अलग अलग जगह पे अपने अपने तरीके के प्रॉब्लम्स जो है लोगों ने फेस किए, मोस्टली फार्मर्स। हैंस मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रॉब्लम इन द कंट्री आर रीजन स्पेसिफिक, मतलब एक जगह से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे अगर कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो दूसरी जगह भी वही कर रहा है, दूसरी जगह वो कोई और प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, ठीक है। सो देयर आर सम प्रॉब्लम्स विच आर गिवन, विल रीड वन बाई वन, और इसमें हम थोड़ा सा जानेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में जो पहले भी रेलेवेंट थे और आज के डेट में भी अगर हम बोले, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर फार्मर्स आर फेसिंग इन आवर इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम। डिपेंडेंस ऑन इरेटिक मानसून, ठीक है। इरिगेशन जो है वो क्या है, दे ओनली अबाउट कवर्स अबाउट 33% ऑफ द कल्टिवेबल एरिया इन इंडिया। इतने सारे टेक्नोलॉजी एंड अपलिफ्टमेंट के बावजूद हमारे इंडिया में जो इरिगेशन का जो एरिया है वो 33% ही कवर होता है, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन इन रेस्ट ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन रेन। अभी भी बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो इरिगेशन का कम इस्तेमाल करते हैं। ये हो सकता है ड्यू टू कॉस्ट, वो ज़्यादा पैसे स्प्लर्ज स्पेंड नहीं कर सकते, सो दे आर रिलाइंग ऑन द रेनफॉल। दे नो कि मई से लेकर के जो सितंबर का मंथ है, दैट विल बी द रेनी सीजन, सो दे विल बी डिपेंडेड ऑन दैट पर्टिकुलर मंथ एंड देन दे विल वेट फॉर दैट, एंड दे विल फेस द अनसर्टेनिटी इन द प्रोसेस। पुअर परफॉर्मेंस जो होता है साउथ वेस्ट मानसून पर, हमें पता है कि हमारा जो सिस्टम है रेनी सीजन का वो कभी भी फिक्स नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर one of the year if we are facing a good rainfall amount, then the next year it can be lesser, okay, then the next year it can be even more, so that is erratic, means they are not fixed that हर साल में उतने अमाउंट का ही हमें जो वाटर सप्लाई है या रेनफॉल अमाउंट है वो हमें क्वांटिटी वो मिलेगा। रेनफॉल जो राजस्थान में वगैरह में होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और हाईली अनरिलायबल है, रिलायबल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जो एरियाज़ हैं जहाँ पे हाई एनुअल रेनफॉल होता है वहाँ पे भी हमें फ्लक्चुएशन यानी चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो डेफिनेटली मानसून इज़ नॉट एट ऑल रिलायबल, ठीक है। जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, कभी कभी ड्रॉट वाली कंडीशन हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल ही रेनफॉल नहीं हो रहा है, और कभी कभी फ्लड जैसे कंडीशन आ जाते हैं, तो इसीलिए ये टोटली क्या है, अनसर्टेन है। Flash flood in dry lands of Maharashtra, Gujarat and Rajasthan in 2006 and 2007 are example of this phenomena, ठीक है। 2006 में फ्लैश फ्लड जो है वो फेस करने को मिला था, तो वो 2017 में भी गुजरात एंड राजस्थान में ये फेस करने को लोगों को मिला था। तो ये सारे एविडेंसेस हैं कि मानसून इज़ नॉट एट ऑल रिलायबल सोर्स ऑफ इरिगेशन फॉर इंडियन फार्मर्स, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, लो प्रोडक्टिविटी। नो डाउट
इतने सारे जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है अभी भी हमारे इंडिया में वो लैकिंग है, जिस वजह से हमें लो प्रोडक्टिविटी को फेस करना पड़ता है। द यील्ड ऑफ द क्रॉप इन द कंट्री इज लो इन कंपैरिजन टू इंटरनेशनल लेवल। नो डाउट according to population it is sufficient, but as when we compared with the other country, then we find our productivity is lesser than that. Per hectare output of most of the crops such as rice, wheat, cotton and oilseeds in India is much lower than that of the USA, Russia and Japan. अगर ये सारे क्रॉप्स को हम ध्यान में रखें तो इसका जो प्रोडक्शन का क्वांटिटी है वो सारे कम होते हैं ये सारी कंट्रीज से कंपेयर किया जाए तो। क्यों है? क्योंकि बहुत सारा प्रेशर लैंड रिसोर्सेज पे होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी क्रॉप्स को ग्रो करना है और ज़्यादा क्वांटिटी में करना है। लेबर प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर इज ऑल्सो वेरी लो in comparison to international level. Vast rain-fed areas of the country, particularly dry land, which mostly grow coarse cereals, pulse and oilseeds, have low yield. मतलब मानसून के नॉन डिपेंडेंस की वजह से और फ्लक्चुएशन चेंजेस की वजह से क्या होता है, जो एरियाज़ में ज़्यादा बारिश नहीं होती है वो सारे एरियाज़ में देखा जाता है कि क्रॉप्स का प्रोडक्टिविटी जो है वो लो हो रहा है। ठीक है, फार्मर्स की भी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है, उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं है जिस वजह से प्रोडक्टिविटी का अमाउंट जो है वो क्या हो रहा है, लो हो रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ फाइनल रिसोर्सेज एंड इंडेपेंडेंट। ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। सो यू आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन द बोल्ड पॉइंट्स विच आर गिवन, और अंदर में जो पॉइंट है उसके ये आपको खुद से लिखना है, बट एग्जाम्पल्स जो बीच बीच में दिए गए हैं यू नीड टू रिमेंबर दैट। ओके, कॉन्स्टेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इंडेप्टनेस। बहुत साल से ही हमारे जो इंडियन फार्मर्स हैं वो डेप्थ कर्जे में डूबे हुए हैं। ठीक है, मिडल मैन हो गए या बिजनेस पर्सन हो गए जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फार्मर्स को हायर करके अपने लैंड एरिया में काम कराते हैं, वो फार्मर्स डिपेंडेड हैं उनके ऊपर एज, तो वो डेप्थ वगैरह या कर्ज वगैरह जो है वो लेना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से उनका खुद का ये सारे पूरा करना, फुलफिल करना नहीं हो पाता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं। मॉडर्न एग्रीकल्चर आर वेरी एक्सपेंसिव, और जिनके खुद के भी फार्मिंग एरिया है, जिस भी फार्मर के खुद का फार्मिंग एरिया है वो भी फेस करता है प्रॉब्लम फाइनेंशियली, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, दे कैन नॉट एबल टू अफोर्ड इट, सो दे फाइंड इट प्रॉब्लमेटिक। ये जो रिसोर्सेज है इंटेंसिव अप्रोच है, दे आर बिकम अनमैनेजेबल। मार्जिनल फार्मर यानी कि जो फार्मर जिनके पास 2 एकड़ से कम ज़मीन होते हैं, या वो फार्मर जो स्मॉल फार्मर जिनके पास 1 एकड़ से भी कम ज़मीन होते हैं, वो उनके पास सेविंग होता नहीं है। इन्वेस्ट भी अगर वो करेंगे एग्रीकल्चर पे तो किसी से उधार लेकर के करेंगे। ठीक है, तो ये सारी के सारी जो चीज़ें हैं वो क्या है, एक तरीके का लूप है जिस वजह से वो खुद ही क्या होते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं और उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस करना होता है। और अगर वो किसी टाइम पीरियड पे अगर क्रॉप्स फेल हो गया या क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया, तो वहाँ पे उनको डबल जो भरपाई है या डेप्थ है, कर्ज है, वो उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है, सो अल्टीमेटली दे आर हैविंग अ प्रॉब्लम, आवर स्पेशली मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं, दे फेस द फाइनेंशियल problems in terms of their agriculture productivity. Lack of land reforms. सो क्या है, इंडियन पीजेंट्री हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एज देयर हैज़ बीन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। जो लैंड रिफॉर्म्स हुए थे आफ्टर पार्टीशन के बाद, जो भी जिसके पास भी जो भी लैंड था, क्योंकि आपको पता है कि जब ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड था तो उस समय ज़मींदारी, रेवतवारी, महलवारी, ये सारी सिस्टम्स जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। तो ये सारे इंट्रोड्यूस करने के का मतलब ये था कि जितना भी लैंड एरिया है वो ब्रिटिशर्स के अंडर में ही रहेगा, दे आर द लैंड ओनर्स। अब उन्होंने अपने अंडर में एक एडमिनिस्ट्रेटर जो था, वहाँ विलेज हेड हो गया या ज़मींदार हो गया, उसको लीडर बना करके रखा था ताकि वो लोग लोकल पीपल से डील कर सके। अच्छा, लोकल पीपल का अगर लैंड हुआ भी वहाँ पे खुद का, तो वो उनका लैंड नहीं कहलाता था। वो सारा का सारा लैंड एरिया जो था वो ब्रिटिश पीपल के अंडर में ही कहलाता था, और उन्होंने ये सारी चीज़ें में बांध करके रखा था। ये जो सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और जितने भी फार्मर हैं अगर उनके पास लैंड हो चाहे ना हो, वो सारे के सारे पीजेंट कहलाएंगे और वो उस लैंड एरिया में काम करेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो सिस्टम जो थे वो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे थे। अब जब हमारे इंडिपेंडेंस हो गया, हमें आज़ादी मिल गई, तो उस वजह से लैंड रिफॉर्म्स वर अकॉर्डेड प्रायोरिटी। उन लैंड रिफॉर्म्स में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पे बदलाव लाए गए कि हाँ, अब जिनके पास खुद का लैंड था, जब वो लोग ब्रिटिश ब्रिटिश राज के पहले जो लोग थे, उनका खुद का लैंड एरिया जो था उन्हें अच्छे से बाकायदा दे दिया जाए। लेकिन ये चीज़ें एक्चुअली में इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं हो पाई। आई कैन से दैट जो केवल 2 स्टेट थे जिसमें अच्छे से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो पाया, बाकी सारे स्टेट्स आज तक वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छे से हुआ, लैंड रिफॉर्म, जिसको जैसा लैंड एरिया था ब्रिटिश टाइम पीरियड के पहले वो दे दिया गया। तो वो लोग खुशी-खुशी अपना अभी तक अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन बाकी सारे जो एरियाज़ जो थे, जिनको हेविली एक्सप्लॉइट किया गया, दे आर स्टिल इन डिलेमा एंड कन्फ्यूजन कि ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से या अनइक्वल तरीके से ही किया गया है। दे आर not at all satisfied. Most of the state governments avoided taking politically tough decisions which went against strong political lobbies of landlords.
Lack of implementation of land reforms has resulted in continuation of an inequitous distribution of cultivated land, which is detrimental to agriculture development. तो बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने इस चीज़ को इनिशिएट ही नहीं किया कि लैंड रिफॉर्म्स को हम आगे बढ़ाएं या फिर इस पे हम काम करें। मैंने जैसे बताया केवल 2 स्टेट जो थे जिन्होंने ठीक तरीके से इफेक्टिव तरीके से लैंड रिफॉर्म्स को अपनाया। बाकी सारे स्टेट्स जो थे दे आर नॉट इनटू एनी, दे डू नॉट वांट टू इंडल्ज इन ऑल दीज थिंग्स, सो दे जस्ट बैक्ड डाउन। ओके, और इस वजह से अभी तक जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट या उसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है small farm size and fragmentation of land holdings. अच्छा, there are large number of marginal small farmers in the country. हमारे इंडिया में जो बिग फार्मर्स हैं वो उनकी मात्रा बहुत कम है, जिनके पास 6 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, तो वो लार्ज फार्मर्स बहुत ही कम है। ठीक है, ज़्यादातर मार्जिनल, ठीक है, 2 से 4 वाले जो हैं 4 एकड़ वो, और स्मॉल फार्मर जिनके पास 2 एकड़ से भी कम ज़मीन है वो बचे हुए हैं, वो उनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज श्रिंकिंग अंडर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन प्रेशर। फर्दर मोर इन इंडिया द लैंड होल्डिंग्स आर मोस्टली फ्रेगमेंटेड। सो इंडिया में काफ़ी तरीके से बिखरा हुआ लैंड है, क्योंकि किसी को डाउट सबको है कि ये मेरा लैंड है, ये मेरा लैंड है, इस वजह से सबको धीरे धीरे फ्रेगमेंट कर दिया गया है। तो वो बिल्कुल मतलब एक जैसा नहीं है, they are totally fragmented. There are some states where consolidation of holding has not been carried out even once. ठीक है, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनको जिसका जो लैंड एरिया है उसका अभी तक कोई भी अकाउंटिंग या डेटा नहीं प्रिपेयर किया गया है। इवन द स्टेट्स वेयर इट हैज बीन कैरिड आउट वन सेकंड कंसोलिडेशन इज रिक्वायर्ड एज लैंड होल्डिंग्स हैव फ्रेगमेंटेड अगेन इन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ लैंड अमंग द ओनर्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। तो जैसे पहला जनरेशन है वो पहले बोला कि हमारा ये लैंड था, और ये भी इसमें बोल रहा है कि सेकंड पर्सन वो भी उसका भी लैंड था, तो हमें अपना अपना हिस्सा चाहिए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने वो दोनों का दोनों लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया और एक को एक भाग दे दिया, दूसरे को दूसरा पार्ट दे दिया। अब उनके जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगे वो आते हैं, वो बोलते हैं कि ये वाला लैंड एरिया हमारा था और दूसरा वाला लैंड एरिया किसी और का था, तो वो वाला दूसरा लैंड एरिया किसी और को दे दिया गया, ये वाला लैंड एरिया किसी और के पास आ गया। तो ये क्या है कि जो पहले 2 लैंड को जोड़ करके एक बनाया गया या 2-3 लैंड को जोड़ करके एक बनाया गया, फिर से नेक्स्ट जनरेशन में अगर कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे तो वो बार बार क्या हो रहा है, फ्रेगमेंट ही हो रहा है। तो इसी वजह से बहुत सारे स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स जो हैं हमारे इंडिया में प्रेजेंट है, जो कि एक अच्छा पॉइंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लैक ऑफ कमर्शलाइजेशन। बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो खुद के लिए ही प्रोड्यूस करना चाहते हैं, खुद के कंजम्पशन के लिए, दे आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर मेकिंग एनी प्रॉफिट। सो इनके पास इतना लैंड रिसोर्सेज भी नहीं है कि वो प्रॉफिट के रूप में उसको देख पाए, इस वजह से वो खुद का कंजम्पशन पे ही ध्यान देते हैं। स्पेशली स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो होते हैं वो जो भी चीज़ें ग्रो करते हैं वो क्या है, अपने फैमिली के कंजम्पशन के लिए है। उन्हें कमर्शलाइजेशन से या फिर मॉडर्नाइजेशन एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैव हाउएवर टेकन प्लेस इन द इरीगेटेड एरिया। लेकिन कुछ एरियाज़ में, सारे एरियाज़ में तो नहीं, लेकिन कुछ एरियाज़ में अभी ये मॉडर्नाइजेशन और कमर्शलाइजेशन आ चुका है। वास्ट अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज अ मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी क्या है, प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर का। There is a massive underemployment in the agriculture sector in India, particularly in the unirrigated tracts. In these areas, there is a seasonal unemployment ranging from 4 to 8 months. Even in the cropping season, work is not available throughout as agriculture operations are not labor intensive. कहीं पे भी अगर आप काम करते हो तो ऐसा होता है ना कि हाँ आप एक जगह एम्प्लॉई हो, वहाँ पे आप काम कर रहे हो, हर महीने आप जितना भी करोगे हार्ड वर्क उसको आप अर्न करोगे। लेकिन एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर में क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है इंडिया का, इसमें मोस्टली क्या है कि द वर्क इज़ नॉट इन अ पैटर्न, उसका कोई पैटर्न नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है वर्क का। जितने भी फार्मर्स काम कर रहे हैं वहाँ पे उन्हें उन्हें बस एज अ पार्ट टाइम जो है वो काम करते हैं। फॉर एग्जांपल सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, अगर जैसे खरीफ क्रॉप है वो समर क्रॉप्स जो होते हैं राइस वगैरह हो गया, तो वो उसी टाइम पीरियड पे वो फार्मर काम करेंगे। फिर नेक्स्ट जो विंटर सीजन अगर आ गया तो उस टाइम पे वो सारे फार्मर्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में वी कैन सी दैट देर आर लार्ज नंबर ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट गोइंग ऑन, जिसमें जिसमें कि क्या है, एक्चुअली में आवर इंडिया इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नाउ हेंस द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर डू नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू वर्क राउंड द ईयर। तो ऐसा नहीं है कि हर एक महीने महीने में एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं एंड वी आर अर्निंग द प्रॉफिट। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। सीजनल होता है, क्रॉप्स के अकॉर्डिंग फार्मर्स अपने काम और अपनी लेबर को लगाते हैं एंड दे स्टार्टेड टू अर्न द मनी। बट अदर सीजन्स में जहाँ पे क्रॉप्स का ग्रो नहीं होना है, वो क्रॉप्स वहाँ पे उस टाइम पीरियड पे ग्रो नहीं होगा, देन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू फेस द अंडर एम्प्लॉयमेंट। ओके, now the last problem which Indian agriculture is facing is degradation of cultivable land.
ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो भी इरिगेशन या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, उस वजह से जो लैंड रिसोर्सेज़ हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। यानी कि जो ऑलरेडी अच्छा क्वालिटी वाला लैंड है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है धीरे-धीरे। दिस इज़ सीरियस बिकॉज़ इट विल लीड टू डिप्लेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होगी, तो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम भी इफ़ेक्ट होगा। ठीक है? सबसे ज़्यादा ये सिचुएशन इरिगेटेड एरियाज़ में है। अ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हैज़ लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी ड्यू टू अल्कनाइजेशन, सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल्स एंड वाटर लॉगिंग। बहुत ज़्यादा अगर हम इरिगेशन का यूज़ करें, तो सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग, एक जगह पे पानी इकट्ठा हो जाना, ठीक है, और ओवर इरिगेशन, मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, ये एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिविटी पे इफ़ेक्ट करेंगी। ज़्यादा अगर केमिकल भी यूज़ किया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सारी चीज़ें यूज़ की, तो वो सॉइल की क्वालिटी को क्या करेंगे, धीरे-धीरे खत्म करेंगे, ठीक है। लेग्यूमिनस क्रॉप्स जैसे कि पल्सेस हो गए, वो क्या करते हैं, मोस्टली पल्सेस जो होते हैं वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं, जो किसी दूसरे क्रॉप को हेल्प करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन में। और नाइट्रोजन जो होता है, वो एग्रीकल्चर के किसी भी क्रॉप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें डिस्प्लेस हो रही हैं हमारे क्रॉपिंग पैटर्न से। सो क्योंकि पहले ज़रूरी था कि हाँ, लेग्यूमिनस क्रॉप्स होने चाहिए, जिस वजह से अदर क्रॉप्स को भी बेनिफिट होगा। लेकिन अभी केमिकल तो अवेलेबल है, तो हम लेग्यूमिनस क्रॉप्स का यूज़ क्यों करें? सो दे आर स्किपिंग ऑल दोज़ थिंग्स, दे आर डिस्प्लेसिंग ऑल दोज़ थिंग्स, जिससे कि क्रॉप का पैटर्न जो है वो क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ फैलो हैज़ सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड ओइंग टू मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है। सो ड्यूरेशन ऑफ फैलो, मतलब इतना ज़्यादा टाइम पीरियड तक फैलो यानी लैंड खाली पड़ा हुआ है, जिस वजह से मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी कि एक साल में अगर हम 3-4 क्रॉप्स ग्रो करें, वो भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 1 साल तक लैंड खाली ही पड़ा रहता है। दिस हैज़ ऑब्लिटरेटेड द प्रोसेस ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजेशन सच एज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि लेग्यूमिनस क्रॉप्स ग्रो ही नहीं हो रहे हैं उस जगह पे। दे आर लेफ्ट एज़ अ फैलो लैंड, बैरन लैंड। रेन फेड एरियाज़ इन humid and semi-arid tropics also experience degradation of several types of soil erosion by water and wind erosion, which are often induced by human activities. तो जो एरियाज़ हैं जहाँ पे रेनफॉल की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे हम फेस करते हैं सॉइल इरोजन। पूरा का पूरा सॉइल जो है वो क्या हो गया, स्लिप ऑफ हो गया, रन ऑफ हो गया फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस। विंड इरोजन, ठीक है, डेजर्ट एरियाज़ में मोस्टली दे आर कॉमन। सो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, एक्चुअली में ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ही द्वारा की जा रही हैं, बिकॉज़ दे आर डिस्टर्बिंग द एनवायरनमेंट अल्टीमेटली। व्हेन दीज़ आर डिस्टर्ब, सो द it will affect the agriculture land area also. Fine. So we are done with the problems of Indian agriculture. That was our last topic. We'll look at the MCQ of this, then we'll finish it. First is, which of the following is not a land use category? So everything is land use category. Marginal land is not. So we'll tick that. Which one of the following is the main reason due to which share of forest has shown an increase in the last 40 years? Okay. So why there is the question is asking, what is the reason behind the increase in the area of the forest last 40 years? Then it is not this afforestation forest. This is already done, but better people's participation in managing forest area. That will be the answer. Third one is, which one of the following is the main form of degradation in agriculture areas? So all these are natural. Salinization of soil will say that it is the main form of degradation in irrigation, especially irrigation areas. Fourth is, which one of the following crop is not cultivated under dry land farming? We have seen dry land farming, wetland farming. Okay, so which is not cultivated under that? So sugarcane, ragi, jowar, groundnut, they require less amount of water, rainfall, but sugarcane more, so it cannot come under dry land farming. Last one is, in which of the following group of countries of the world HYVs of wheat and sugar and rice were developed? So HYV of wheat and rice were developed first in Mexico and Philippines. HYV seeds of these. So India took advantage from that and started utilizing the HYV seeds from there. Okay, so we are finished with this chapter. We'll go move to the water resources next time. Thank you.